ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं योगेश त्यागी, फिजिक्स लेक्चरर, टैगोर शिक्षा समिति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बेटा थोड़ा तबीयत ख़राब है मेरी, इसलिए अपन स्लोली टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे। थोड़ा एनर्जेटिक नहीं रहेगा, लेकिन आपकी समझ में आएगा, ये आप श्योर रहिए। तो पढ़ेंगे अपन 11th CBSE के स्टूडेंट्स के लिए आज का लेक्चर रहेगा बेटा, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, राइट बेटा, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर, राइट बेटा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा किस पर, वर्क पर। वर्क क्या होता है बेटा, आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं और आप कोई ना कोई कार्य अवश्य कर रहे होते हैं। और कार्य बेटा कब संभव है, कब पॉसिबल है, जब आप कोई ना कोई फोर्स लगाओगे, ठीक है ना। और फोर्स लगाने के बाद भी आपने कार्य किया है या नहीं किया है, यानी वो वर्क डन आप कंप्लीट कर पाए हो या आपने नहीं भी किया है, फोर्स लगाने के बाद भी, इस बात का हम डिस्कस आज यहाँ पर कर लेते हैं। तो बेसिकली फोर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट बेटा। डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ चुके हैं। तो फोर्स होता है बेटा, वर्क होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये जो डी है ना बेटा, डी जो डिस्प्लेसमेंट है, ये होना चाहिए फोर्स की डायरेक्शन में, यानी डिस्प्लेसमेंट विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए, राइट बेटा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, राइट बेटा, इस ऑब्जेक्ट को हमने एक फोर्स लगाया इस पर, सपोज ये था फोर्स F वेक्टर, राइट बेटा, और हमने ये फोर्स लगाया जिसका इसके साथ एंगल क्या था बेटा, थीटा, और इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, राइट बेटा। कहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया हमने, यहाँ तक इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट बेटा। तो मैंने क्या बोला है, ये जो फोर्स है वो किधर होना चाहिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, या डिस्प्लेसमेंट किधर होना चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है मेरा, इस साइड में, तो फोर्स का इस साइड में कंपोनेंट क्या आ जाएगा बेटा, मैं बता चुका हूँ। अगर ये थीटा है, अगर इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा बेटा, कॉस थीटा, और ये क्या होगा, साइन थीटा। तो इस वाली डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा F कॉस थीटा। क्या आ जाएगा बेटा, F कॉस थीटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू, फोर्स की जगह क्या आएगा बेटा, F कॉस थीटा इंटू डी आएगा, राइट बेटा। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि वर्क इज इक्वल टू F डी कॉस थीटा। और हम जानते हैं कि यहाँ थीटा किस किस के बिटवीन एंगल है बेटा, फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के। तो हम इसे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट D वेक्टर। तो ये दोनों ही फॉर्मूले बेटा किसके हैं, फोर्स के हैं। मैंने यहाँ पर ये लिखा W इज इक्वल टू F इंटू डी, तो ये तब लिखा जब थीटा का मान 0 था। ये कंडीशन होती है मैक्सिमम वर्क डन। ये मैक्सिमम वर्क डन होती है कि जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। अभी आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ से हम बेसिकली बात कर लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो बेटा इसकी वर्क की यूनिट जो होती है, इसको लिखते हैं किससे, जूल से।
जो एनर्जी की यूनिट होती है वही वर्क की होती है। जब जब एनर्जी की बात होगी तब तब वहाँ पर वर्क डन होगा, ये ध्यान रख लेना। यानी वर्क ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये 100% है। जैसे आप कोई वर्क करते हो तो आपके अंदर जो वीकनेस आती है वो किसकी वजह से आती है? क्योंकि आपकी जो एनर्जी लॉस हुई है उसी से आपने वर्क डन को क्या किया है? कंप्लीट किया है। राइट बेटा, इसका यूनिट होता है जूल। राइट बेटा, अगर हम ऐसे कहें कि जूल बराबर क्या होता है तो फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और डी यानी डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर, ये इसका ऐसा यूनिट है। राइट बेटा, और वर्क का या जूल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है बेटा? वो कोई बता सकता है? सीजीएस पद्धति में इसका यूनिट क्या होगा? शाबाश, जूल को किस में बदलते हैं? अर्ग में। किस में बेटा? अर्ग, इसको बोलते हैं अर्ग। और अर्ग बराबर होता है न्यूटन का सीजीएस पद्धति में होता है बेटा डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? अर्ग होता है। और हम देखिए यहाँ से अर्ग और जूल में क्या रिलेशन होता है, हम आपको ये डायमेंशंस वाले एप्लीकेशंस में आपको बता चुके हैं कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं बेटा? 10 की घात 5, यानी ये होता है 1 न्यूटन इजिकल टू 10⁵ डाइन। और 1 जूल बराबर होता है बेटा 10⁷ अर्ग। राइट बेटा, ये रिलेशन होता है इनमें। अब बात आती है इसकी डायमेंशन की बेटा। तो इसकी डायमेंशन देखिए, न्यूटन के लिए क्या होती है? न्यूटन किसका फॉर्मूला है बेटा? फोर्स का। और फोर्स इजिकल टू क्या होता है? ma। तो m क्या है बेटा? मास। तो ये हो जाएगा m1। फोर्स की बात कर रहे हैं बेटा, फोर्स की पहले। और a क्या है? एक्सीलरेशन। तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो t-2। तो बेटा ये तो किसकी आई अभी? फोर्स की, न्यूटन। अब क्या है? मीटर। तो यहाँ से मल्टीप्लाई बाई L1 और आ जाएगा। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? m1 L1 और L1 क्या हो जाएगा बेटा? L2। और ये क्या हो जाएगा? t-2। तो ये बेटा वर्क की डायमेंशन होती है, ये वर्क डन की डायमेंशंस कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस के बारे में। आइए बेटा कुछ स्पेशल कंडीशन पढ़ते हैं। इधर देखो, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आप इक्वेशन फर्स्ट को देखें और मुझे बताएं कि जो वर्क डन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? F पर, फोर्स पर, D डिस्प्लेसमेंट पर, एंड थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी बेटा? सॉरी, वर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? यानी वर्क डन मैक्सिमम कब होगा? क्योंकि कॉस में मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और 1 कब मिलेगी? जब थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। और थीटा 0 यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हों। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली मोशन कर रहा है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में अगर नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ रहा है, तो मुझे बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? डाउनवर्ड्स। और इस पर फोर्स भी, ग्रेविटी फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। तो दोनों डायरेक्शन कैसे हो गए बेटा? सेम। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा जो वर्क डन होता है वो कैसा होता है? मैक्सिमम। और इसकी वैल्यू होती है FD cos 0 बराबर होता है FD, और ये मान मैक्सिमम है। क्या है बेटा? मैक्सिमम है। राइट बेटा, तो हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा किसका? और ये मान कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। अब बात कर लेते हैं कि अगर सपोज थीटा की वैल्यू यहाँ तो कितनी थी बेटा? 0। अगर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 180 का मतलब है कि अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो और फोर्स की डायरेक्शन किधर हो? उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो थीटा क्या होगा? 180 डिग्री। इसके लिए अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स, जो घर्षण बल होता है, फ्रिक्शन फोर्स, वो किधर लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट एंड फ्रिक्शन फोर्स आर अपोजिट। तो ऐसी स्थिति में थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? -1 होती है।
तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, माइनस एफ डी। और ये वैल्यू कैसी होगी बेटा, ये वैल्यू होगी मिनिमम। कैसी होगी बेटा, मिनिमम होगी। और ये कैसी होगी, नेगेटिव होगी। यानी फ्रिक्शन फोर्स द्वारा जो वर्क डन है वो सबसे मिनिमम होगा और ये नेगेटिव होगा। राइट बेटा, यानी अपोजिट डायरेक्शन होने पर वर्क डन नेगेटिव होता है। और एक कंडीशन आती है बेटा, अब बात ये आती है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा, ये होगा एफ डी कोस 90। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। और ऐसी कंडीशन में जो वर्क डन है, वर्क डन वो बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, इसके एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम बात करें कि कौन सी कंडीशन में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो देखो बेटा इधर देखना आप। जैसे मान लो ये अर्थ है और यहाँ पर सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है कौन, मून। कौन कर रहा है बेटा, मून। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप ये देखें ध्यान से तो इसके और इसके बीच में एक फोर्स लगेगा जिसे क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, बोलो, डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू अर्थ, यानी अर्थ की डायरेक्शन में होगी। यानी डायरेक्शन किसकी साइड में होगी, अर्थ की साइड में। यानी अर्थ इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। राइट बेटा, और इसके लिए इसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आप कह सकते हैं ये फोर्स कौन सा हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सर्कुलर मोशन में कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिवॉल्व करता है तो रिवॉल्व करने के लिए उसे क्या चाहिए, सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होने के लिए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के बीच में किससे लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कराता है। ऐसे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा वर्क डन 0 होगा। राइट बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा वर्क डन क्या होगा, 0। अब एक हम बात करते हैं कुली की। कुली आप जानते हो जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर होते हैं। तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर अगर कुली वेट लेकर के अगर उस पर चहलकदमी कर रहा है यानी मूव कर रहा है तो भी उसके द्वारा वर्क डन 0 है इन फिजिकल टर्म। कैसे बेटा, क्योंकि जब उसने फोर्स को रखा तो फोर्स के कारण नीचे की तरफ उस पर कौन सा, देखिए उसके सर पे क्या रखा हुआ है, वेट रखा हुआ है। और उस वेट का फोर्स किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ग्राउंड, यानी पृथ्वी की तरफ उसके ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और देखो जैसे मान लो, हम वैसे ही मान लेते हैं कि मान लो सपोज ये एक पुली है, सिंपल मान रहा हूँ मैं, ये पुली है और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है बेटा, वेट रखा हुआ है। राइट बेटा, अब ये वेट इसका नीचे की तरफ कितना होगा, W बराबर mg। और यही क्या होता है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये मूव किधर कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो देखो इसका डिस्प्लेसमेंट ये है और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है, नीचे की तरफ। तो ऐसी कंडीशन में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन 0 होगा। इसका मतलब जो कुली है उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। तो ये कंडीशन थी किसकी, थीटा इज इक्वल टू 90। लेकिन क्या वर्क डन और भी कंडीशन है 0 हो सकता है? यस सर, हो सकता है। कैसे? थीटा की वैल्यू पर चर्चा कर ली। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो वर्क डन क्या होगा, 0। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तब भी तो फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि W बराबर F और D का मान 0 cos थीटा, तब भी तो 0 आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है, इसका एग्जाम्पल समझिए बेटा। जैसे मान लो ये दीवार है और दीवार को मैं धक्का लगा रहा हूँ, यानी फोर्स लगा रहा हूँ बेटा, तो क्या ये दीवार यहाँ से हट करके दूसरी जगह जाएगी? नहीं जाएगी। इसका मतलब आप फोर्स है
देखो फोर्स है, थीटा भी है, लेकिन डी जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए डी बराबर 0। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाते हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तब भी वर्क डन क्या है बेटा, 0 है। राइट, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। एक कंडीशन और बढ़ती है कि फोर्स भी तो 0 हो सकता है। अगर ये 0 तो डी कॉस थीटा, अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फोर्स 0 कब होता है, अगर कोई प्लेन सरफेस है। राइट बेटा, एक प्लेन सरफेस है जो कैसी है, बहुत चिकनी है। चिकनी का मतलब है स्मूथ है और उस पर फ्रिक्शन फोर्स 0 है। यानी ऐसी एक सरफेस जो बहुत स्मूथ है जिस पर फ्रिक्शन 0 है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को आप उस पर छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा बेटा, बिना फोर्स के ही आगे की तरफ क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा। करेगा कि नहीं? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि फोर्स की वैल्यू 0 है, फिर भी उसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, ऐसे समझ लो, और जब कोई ढलान वाली सड़क आती है, स्लोप वाली सड़क आती है, तो आप पेडल लगाना छोड़ देते हो। मतलब अगर पेडल लगाना छोड़ दिया, इसका मतलब फोर्स क्या कर दिया आपने, 0। फिर भी साइकिल आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी फोर्स 0 है, डिस्प्लेसमेंट तब भी हो रहा है। ऐसी कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, 0। यानी आपने कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि वह साइकिल आपकी बिना फोर्स के ही चल रही है। राइट बेटा, तो ये कंडीशन थी जब वर्क डन 0 होता है। तो ये तो वर्क डन की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं किसकी बेटा, अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। वर्क के बाद नंबर आता है किसका बेटा, एनर्जी का। आइए, एनर्जी क्या है, एनर्जी बात करते हैं बेटा। एनर्जी, एनर्जी क्या है बेटा, हम जानते हैं कि जो एनर्जी है वो क्या है, तो उसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, राइट बेटा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है K बराबर ½ mv², जहाँ m क्या है बेटा, m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड v क्या है बेटा, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। राइट बेटा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्रिएट किसकी वजह से हो रही है बेटा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से। सपोज अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास तो होगा, ये तो कैसा है, नेचुरली है। यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मास तो 0 नहीं हो सकता ना, लेकिन अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। यानी काइनेटिक एनर्जी टोटली किस पर डिपेंड कर रही है बेटा, वेलोसिटी पर। तो यानी जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में होता है तो जो उसकी एनर्जी उसके अंदर इकट्ठा होती है, कंजर्व होती है, वो फॉर्म किसके रूप में होती है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। आप ऐसे कह सकते हैं कि एनर्जी कंटेन बाय ए सिस्टम व्हेन, फिर सुने एक बार, एनर्जी कंटेन बाय ए सिस्टम व्हेन सिस्टम इन ए मोशन। जब सिस्टम मोशन में होगा, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। राइट बेटा, यानी कोई सिस्टम यदि मोशन में है तो उसके अंदर जो एनर्जी कंटेन होगी वो क्या फॉर्म होगी आपकी बेटा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म होगी, जिसका फॉर्मूला होता है K = ½ mv²। बात समझ में आ रही है मेरी, ½ mv²। अब सुनिए बेटा, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है किसका, ये होता है आपका ट्रांसलेटरी, ये होता है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये ट्रांसलेटरी के लिए है। अच्छा, आपसे पूछता है कि इसको प्रूफ करिए, प्रूफ करने के लिए पूछता है, तो मैं प्रूफ करना आपको बता देता हूँ कि इस फॉर्मूले को प्रूफ कैसे करते हैं। राइट बेटा, तो मैंने अभी बताया था कि जो सपोज हमने ली काइनेटिक एनर्जी, ये किसके बराबर होगी, वर्क डन के। राइट बेटा, मैंने अभी जस्ट आपको बताया
कि यदि जो आप वर्क कर रहे हैं उसी की वजह से तो काइनेटिक एनर्जी है। कैसे, मुझे बताइए। क्योंकि आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट ने क्या किया, मोशन किया, और उस मोशन की वजह से क्या आई, काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी क्या है बेटा, न तो ये क्रिएट होती है ना ही ये डिस्ट्रॉय होती है, ये तो फॉर्म चेंज करती है। तो एनर्जी कहाँ से क्रिएट हुई, आपके फोर्स की वजह से हुई। और फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वर्क डन। तो आप ऐसे कह सकते हैं K = W। और हम जानते हैं बेटा वर्क डन की भी यूनिट जूल होती है और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, जो भी है x लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैं डिस्प्लेसमेंट को यहाँ s से लिख लेता हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट बेटा। और हम जानते हैं बेटा कि F = ma, ये कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, कोई बता सकता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F बराबर क्या होता है, ma। अगर हम यहाँ पुट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगा MAS। क्या आ गया बेटा, MAS। यहाँ तक तो ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि अगर हमें क्या लाना है, 12 mv², राइट बेटा। तो देखिए न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटा, v² = u² + 2as, राइट बेटा। v² = u² + 2as। v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। अगर वो रेस्ट पोजीशन से चलना चालू करता है ऑब्जेक्ट तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा v² = 2as। और ऐसी कंडीशन में यहाँ से s बराबर क्या आ जाएगा बेटा, v² / 2a। और ये s की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा बेटा, ma × v² / 2a। a से a कैंसिल हो जाएगा तो k बराबर क्या बचेगा बेटा, mv² / 2, और इसी को लिख देते हैं 12 mv²। तो इस प्रकार काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को आप क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। अगर कोई पूछता है आपसे ड्राइव करने के लिए तो मेनली तो ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये किसके लिए था बेटा, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी के लिए, राइट। अब हम इसको चेंज करते हैं, रोटेशनल, इसका सेकंड पार्ट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, राइट बेटा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में हम आपको बता चुके हैं कि इस फॉर्मूले में यहाँ ये कौन सा है, ट्रांसलेटरी है तो T लगा दीजिए, रोटेशनल के लिए R लगा देते हैं बेटा, क्या लगा देते हैं, R। देखिए हाफ आप रहता है, रोटेशनल में M की जगह आता है I, और v जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हो जाता है kr = 12 I⍵²। अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन के साथ साथ अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो बेटा उसमें दोनों एनर्जी होंगी, कौन कौन सी, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और केवल वो क्या कर रहा है बेटा, रोटेशनल मोशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी, ट्रांसलेटरी 0 होगी। और अगर केवल वो लीनियर मोशन कर रहा है तो उसके अंदर रोटेशनल एनर्जी 0 होगी, राइट बेटा। अब सुनिए ये I क्या है बेटा, जहाँ लीनियर मोशन में m क्या होता है बेटा, मास होता है। इसी मास की जगह यहाँ पर आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं बेटा इसको। और इसकी वैल्यू होती है I = mr²। ये देखिए इसमें और इसमें ये अंतर है, ये m मास होता है जबकि I होता है मास इनटू परपेंडिकुलर एक्सिस से इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेशन कर रहा है, ये इसका सेंटर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस क्या है बेटा, r है, राइट बेटा। ये डिस्टेंस क्या है, r। तो ये है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, इसको कहते हैं स्मॉल r। और ओमेगा क्या है बेटा, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। तो मैंने आपको बताया
m तो रोटेशनल में I से हो जाएगा, v किससे हो जाएगा ओमेगा से, और a किससे हो जाता है रोटेशनल में बेटा अल्फा से हो जाता है, राइट बेटा। और जो p होता है इसको क्या कहते हैं लीनियर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम या तो j हो जाता है या l हो जाता है, एक ही बात है। तो इस प्रकार के कन्वर्जेशन हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे बेटा 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। अभी आप इतना सीख लीजिए। और अगर आपसे कहता है कि नेट काइनेटिक एनर्जी यानी के नेट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा के ट्रांसलेटरी प्लस के रोटेशनल, तो के नेट हो जाएगा हाफ mv² प्लस हाफ I ω²। तो इस प्रकार हमने क्या सीखा, वर्क सीखा। एनर्जी की फॉर्म में सबसे पहले सीखी हमने काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के दो पार्ट्स होते हैं, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा, यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक होगा हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम होगा बेटा। वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या होगा कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन एनर्जी होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी में जो चेंज हुआ है वही इक्वल किसके होगा, वर्क डन के। इसे हम प्रूफ करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास अभी 10 जूल ऊर्जा है और अगर मैं कोई वर्क करता हूँ और मेरे पास 5 जूल ऊर्जा रह जाती है, तो मेरी ऊर्जा में डिस्ट्रॉय कितना हुआ बेटा 10 - 5 जूल, यानी ये क्या हुआ, ये हुआ एनर्जी डिफरेंस। और यही 5 जूल किसके इक्वल होगा, वर्क डन के। तो मैंने वर्क डन कितने का किया, 5 जूल का, राइट बेटा। ये थ्योरम पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।